हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राज करारिया फ्रॉम एएस कोचिंग सेंटर। जैसा कि हमने पिछले लास्ट सेशन में हमने ये बताया था, पिछले लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि 9th और 10th का सिलेबस क्या क्या डिस्कस करता है। 9th के और 10th के केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने बात की थी। आज मैं सबसे पहला चैप्टर उठाने वाला हूँ, वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे। आज इसके एक फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड हाफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की कि वो कहां से निकला है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। ठीक है, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग चेंजेस की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने डाला दैट इज चेंजेस। चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, सेकंड इज योर केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज का मतलब आसान भाषा में क्या होता है? फिजिकल चेंज का आसान भाषा मतलब होता है टेम्परेरी चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है परमानेंट चेंज। ओके, फिजिकल चेंज के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? टेम्परेरी चेंज में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने एक कैंडल को बर्न किया। ठीक है, कैंडल को हमने बर्न किया तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्टली कोई भी कैंडल है, अगर वो कैंडल एक नॉर्मल मॉल्टन स्टेट में जाती है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में जाती है, दैट मींस कि अभी वो सॉलिड स्टेट में थी, वो मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन वो मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकती है। दैट इज योर फिजिकल चेंज। क्योंकि ये टेम्परेरी चेंज है, ऑब्वियसली साफ साफ शो हो रहा है कि ये मॉल्टन स्टेट से वापस कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है। दैट मींस ये कैसा है? ये फिजिकल चेंज है। ओके, केमिकल चेंज की बात करते हैं, यानी कि परमानेंट चेंज। आपने एक पेपर को बर्न किया सिंपली, ठीक है, वो पेपर किस में कन्वर्ट हुआ? ऐश में कन्वर्ट हुआ। ऐश मतलब राख में कन्वर्ट हुआ। एक पेपर जब राख में कन्वर्ट होता है, क्या वापस से वो पेपर में कन्वर्ट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज, मतलब वो परमानेंट चेंज है। वो पेपर ऐश में कन्वर्ट होने के बाद वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, दैट इज योर केमिकल चेंज। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इस बर्निंग ऑफ पेपर की, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं बहुत छोटा सा, बर्निंग ऑफ कोल। दीज आर योर एग्जांपल्स। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है? आपने कोल को जलाया, धुएं में कन्वर्ट हो गया, क्या वापस से वो कोल में कन्वर्ट हो सकता है? नो, दैट मींस इट इज योर केमिकल चेंज। अब यहां से केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होगी। कैसे? आपने कोल को बर्न किया, जब आपने कोल को बर्न किया तो आपने देखा कि वो धुएं में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या वापस से वो कोल में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, जब वो कोल जलाया जा रहा था, जब हम लोग कोल जलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वहां पर एक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होगी, वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो एक आसान भाषा में अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में यहां लिखूंगा, साथ ही साथ नोट करते जाइए क्योंकि स्पेस का इश्यू है। ठीक है, तो साथ ही साथ नोट करते जाइएगा कि द रिएक्शन फॉर्म्ड नहीं लिखते हैं, सॉरी, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग a chemical change is called chemical reaction. Simple. The reaction takes place during a chemical change is called chemical reaction. जितने भी chemical changes हैं, आपने कोल को बर्न किया, आपने पेपर को बर्न किया, ठीक है, उस टाइम पर जो भी रिएक्शंस हो रही थी उनको हमने केमिकल रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन दिखती कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल रिएक्शन दिखती कैसी है? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नीशियम का पेपर, मैग्नीशियम रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन होती है, मतलब एक सिंपल पेपर जिस पर मैग्नीशियम की कोटिंग हो रखी है। ठीक है, दैट इज योर मैग्नीशियम रिबन। अब उस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। ठीक है, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
मैं समझ सकता हूं कि ये चीज आपके लिए नई होगी कि मैग्नीशियम रिबन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया। ये नई चीज है, ठीक है, तुम्हारे लिए नई चीज है। इसे देख लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैग्नीशियम रिबन एक टाइप का प्रोडक्ट है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्यों बोला, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि आपने एक लैंप जला रखी, आपने जब एक लैंप को जला रखा है तो उसके ऊपर आप पूरी तरह से उसको कवर कर दीजिए, क्या वो लैंप जलेगी? नो, वो बुझ जाएगी। दूसरी बात, एक और दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, अगर उस लैंप के आसपास हम चारों तरफ पंखे लगा देते हैं तो वो क्या हो जलेगी? नहीं, वो भी तभी बुझ जाएगी। हाँ, अगर मैं उसमें एक, आपने देखा होगा कि पहले एक ग्लास का एक लालटेन जिसे बोलते थे वो आती थी, उसमें हम लगा देते थे तो क्या होता था, लैंप बहुत टाइम तक जलती रहती थी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? तीन कंडीशन हुई यहां पर। पहले केस में जहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है बिल्कुल, यानी कि वहां पर हम लोगों ने लैंप को पूरा ढक रखा है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन देखा था कि हमने कुछ भी ढक नहीं रखा है, ठीक है, और खुले में हमने लैंप को रख रखा है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन का एक्सेस सप्लाई है, तो वहां पर भी वो चीज नहीं जल सकती। थर्ड आते हैं कि ऑक्सीजन की अगर लिमिटेड सप्लाई अगर किसी चीज को मिल रही है तो बर्न करने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहना बेहद आवश्यक होता है। ठीक है, दैट इज मोर एसेंशियल। ओके, तो मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब दीज आर, जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, यानी कि ये वाला जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट एक भी हो सकता, रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दैट इज बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बनने की जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इस एरो के थ्रू हो रही है। ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ध्यान देना, गिव्स राइज टू मतलब मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक सिंपल सा मैसेज कन्वे हो रहा है इस रिएक्शन से। ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब तक आगे चल के हम लोग एक और चीज देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। इसको अगर मैं सिंबल की फॉर्म में लिख दूं तो सबसे पहले यहां पर एक इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो, रिएक्शन में और इक्वेशन में दोनों में अंतर है, क्योंकि यहां पर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो किससे बने हैं? एलिमेंट से बने हैं। सिंपली अगर एलिमेंट से बने हैं इसका मतलब ये है कि अगर उन एलिमेंट्स के हम सिंबल यहां पर लिख दें और एक इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम उसे यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल। अब मैंने क्या किया कि इसी का एग्जांपल ना लेके मैं किसी और का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक नॉर्मल एक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर। ओके, इसको अगर मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, तो वो कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन क्या क्या सिंबल होता है? H2। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, यहां पर हमने प्लस का साइन लगाया। दीज आर योर रिएक्टेंट्स, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब आप लोग ये देखोगे कि सर यहां पर H2 है, यहां पर O2 है, ठीक है, और यहां पर H2O है, तो यहां पे O2 कहां गया? क्योंकि अभी बता देता हूं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का है टोटल मास, उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, ठीक। लेकिन आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो तो क्लास 9 में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, हम सबने पढ़ा हुआ है कि
कोई भी एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। तो H2 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, O2 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, H2O जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, सिंपल वाटर का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तब ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया तब ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन था, अब तक आपको समझ में आया कि केमिकल इक्वेशन कैसी है। दोबारा से बताता हूं, सिंपल केमिकल चेंज हमने पढ़े कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल देखा था, उसको अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में और इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, सिंपल। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो इससे कन्वे हो रही है, ठीक है, जो हमें इससे मिलती हैं वो हमें देखनी है। पहली इंफॉर्मेशन जो मिलती है, फर्स्ट यहां पर एक हेडिंग डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1, कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिली हमको? हमें रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रिलेटिव मास हमें पता चलता है, 9th क्लास में आपने रिलेटिव मास पढ़ा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पता पड़ते हैं, ठीक है। नंबर 3, हमें वॉल्यूम पता पड़ता है, किसका वॉल्यूम? ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने यहां पर गैसियस रिएक्टेंट का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमें पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो यहां से हमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 पॉइंट मिलते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन से 3 टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव मास हम पता लगा सकते हैं इससे, नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व थे इस इक्वेशन में वो पता लगा सकते हैं, अगर गैसियस रिएक्टेंट हैं, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम को हम पता लगा सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो। दूसरी बात, लेकिन इसके अलावा एक केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन समझते हो? ड्रॉबैक, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब क्या है? अगर कोई भी किसी भी टाइप की कमी अगर रह जाती है किसी केमिकल इक्वेशन में तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉबैक्स। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला ड्रॉबैक ऑफ केमिकल इक्वेशन ये है कि यहां पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं की हुई है। यहां पर कोई के पता लग रहा है कि ये फिजिकल स्टेट इसकी कैसी है, क्या ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? पता लग रहा है? नहीं लग रहा, हमने ये मेंशन नहीं की। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है। ना तो रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट को हमने मेंशन किया हुआ है, ना ही प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को मेंशन किया हुआ है। तो हमें मेंशन करना है। मेंशन कैसे करेंगे? मेंशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट है तो उसको ब्रैकेट में S लिखते हैं। अगर कोई गैसियस या वेपर स्टेट में कोई भी रिएक्टेंट है तो उसको हम ब्रैकेट G से डिनोट करेंगे। और अगर कोई रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम I से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि ये केमिकल इक्वेशन जो थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के कुछ स्टेप होते हैं और सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को ही लिखने के बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स रिगार्डिंग राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम लोग इसे रफ कर देते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आएंगे इसमें। ये नोट डाउन कर लिया आपने, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, आई थिंक कर लिया होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एक स्केलेटल इक्वेशन बनानी होती है। स्केलेटल इक्वेशन बोले तो स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है आपको वहां पर एलिमेंट्स को बताना है, कौन कौन से एलिमेंट्स एज अ रिएक्टेंट वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया था, या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये स्केलेटल इक्वेशन है, इसको मैंने क्या किया, इसको सिंबल की फॉर्म में लिख लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे पता चलती है, मैंने बताया था क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ओनली 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, ठीक है। ओके, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। यहां पर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। दैट मींस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड ये हो गया कि भाई केमिकल इक्वेशन जो हमने बनाई है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप की बैलेंसिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इस मेथड को अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को हम सेम कर देते हैं बाय एडिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, हमने ये कोएफिशिएंट ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम उसी की बात कर लेते हैं, हमें H2 + O2 gives rise to H2O। ये मैंने 2 लगाया यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस मेथड को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना कि ये मेथड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और टाइप की बैलेंसिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी आयनिक रिएक्शन में देखो 2 टाइप की चीजें होती हैं। सबसे पहले तो बेसिकली हम समझते हैं कि आयंस और एटम में डिफरेंस क्या होता है। एटम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक एटम है, कोई भी एटम मतलब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अगर वो एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, तब वो आयन बन जाता है। अगर वो लूज करता है तो कैटायन बन जाता है, गेन करता है तो एनायन बन जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर वो आयंस मतलब साथ समझिए, Na में और Na पॉजिटिव में दोनों में अंतर है। Na का मतलब क्या हो गया, Na का मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, Na के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12। और अगर हम Na पॉजिटिव आयन की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। मतलब यहां पर डिफरेंस आ गया 11 11 12, 11 11 10 11 12, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया था। अगर ये Na पॉजिटिव आयन किसी भी रिएक्टेंट की जगह लेता है और किसी दूसरे आयन के साथ कोलैब करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या वो एज अ आयनिक बैलेंस भी कंप्लीट है, क्या उसकी बैलेंसिंग जो है वो आयंस के बेसिस पर भी बैलेंस्ड है, कंप्लीट है, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था केमिकल चेंज, फिर हमने देखा था केमिकल चेंज के दौरान होने वाली रिएक्शंस, उस रिएक्शन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। उस केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीके बताए, कुछ मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी कि केमिकल इक्वेशन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन के ड्रॉबैक्स क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ओके, दूसरी चीज हमने ये बताया था कि
इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के बाद इसको हमने बताया कि इसमें ये मेथड कौन सा कहलाता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, ठीक है। अब लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। सिर्फ दो टाइप्स की हैं, ठीक है। उसमें हम आगे उनमें अगर फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब हमें वो टाइप्स मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग दो टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहली है एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है उसके साथ एक हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 393 किलो जूल। यहां पर ये किलो जूल क्या है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। 393 किलो जूल, ये बड़ा नया सा वर्ड है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2, ये मैं पता था, लेकिन ये 393 किलो जूल का क्या मतलब है? मैंने अभी बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब बनता है तब एक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो हीट किलो जूल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, उसकी यूनिट है, तो 393 किलो जूल प्रोड्यूस होती है बेसिकली, ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सोथर्मिक की केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी, ठीक है, उसको हम लोग प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और हम लोग सेकंड बात करते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्सॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। N2 प्लस O2 gives rise to NO2, ठीक है, ये यहां पर कर लो। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर हमने इसको हम रफ कर देते हैं, प्लस 183 किलो जूल की हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो यहां पर क्या बन गया? 2N, मतलब यहां पर हीट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, यानी कि हम इसे केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर 393 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, तो हम लोग उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमें ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो गई कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो इतना हम लोग रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी के लिए अभी जो हमने डिस्कस किया है, इस पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस किया है, हम घर पर रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा, वो आपको बताने हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीटली एज अ होम असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू फॉर द डे। ओके, आई विश गुड लक।